गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th में से अभी तक हमने पढ़ा कि सेल जो है दैट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अभी हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ द सेल कौन कौन से हैं। तो जैसे सेल के डिफरेंट मेन 3 पार्ट्स हैं, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था। द आउटर कवरिंग है, ये जो बाहर की एक कवरिंग है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको। इसके अंदर जो ये लिक्विड है सारा भरा हुआ जेल लाइक, इस जेल लाइक सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म। और तीसरा मेन पार्ट है, इसी के बीच में एक न्यूक्लियस है कहीं पे, जिसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस। तो ये 3 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। किसी भी सेल के ये मेन 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अलग-अलग होता है, ठीक है। जो सेल का स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो अलग-अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन वो करेगा, क्या काम वो करेगा, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल है, उनका अपना काम है। हमारे ब्रेन के सेल हैं, उनका अपना काम है। हार्ट के सेल्स हैं, मसल्स हैं, उनका अपना-अपना काम है। तो काम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, जो सेल है इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंट स्ट्रक्चर। 8th में आपने पढ़ा था कि जो ब्लड सेल है वो इस तरह से ओवल या राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और जो आपके मसल्स हैं वो इस तरह से टेपरिंग एंड के साथ होते हैं, स्पिंडल शेप में। और कुछ ब्रांच्ड भी होते हैं। यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे टिश्यू के अंदर इनके बारे में, ठीक है। और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें आपको बताया था कि इस तरह से सेल का एक बॉडी होती है, उस तरफ ब्रांचेस निकली होती हैं उसमें। और एक तरफ को बड़ी ब्रांच होती है ऐसे, और उसके नीचे एंडिंग्स होती हैं। इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूरॉन है, न्यूक्लियस न्यूरॉन, ठीक है। ये आपका मसल सेल है और ये आपका आरबीसी है। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें देखो, हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर का जेल लाइक सब्सटेंस होगा साइटोप्लाज्म, और उसमें एक न्यूक्लियस होगा जिसमें डीएनए होता है, ठीक है। तो इस तरह से सेल का ये स्ट्रक्चर होता है। इस सेल में जो ये सबसे पहले हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन है, इसका अपना काम है। देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या काम करती है, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसकी संरचना बनाती है। जैसे यहाँ पे ये सेल की मेम्ब्रेन है, इसी ने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। और दूसरा, इसके अंदर जो मटेरियल है इसको एक साथ रखेगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये एनवायरनमेंट में सब कुछ बिखरा होता। तो सेल मेम्ब्रेन इन सेल के सारे कंटेंट को, सेल के अंदर जो कुछ भी है उनको एक साथ रखती है, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कुछ सब्सटेंसेस को अंदर या बाहर भी आने जाने देती है। जो रिक्वायर्ड हैं सेल के अंदर, वो बाहर से अंदर जाएंगे, और अंदर जो कि नहीं चाहिए सब्सटेंस, जो पदार्थ अंदर नहीं चाहिए, उनको बाहर भेजेगी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ना तो अंदर जा सकते हैं, ना अंदर से बाहर आ सकते हैं। तो कुछ पदार्थों को अपने में से होकर गुजरने देती है, और कुछ पदार्थों की गति को रोक देती है जिनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक गेट का काम कर रही है, लेकिन सेलेक्टिव सब्सटेंसेस के लिए, सेलेक्टिव सब्सटेंसेस के लिए, पदार्थों के लिए। ऐसे जो सिलेक्टेड हैं वही अंदर बाहर जाएंगे और कुछ नहीं है। तो कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है, और कुछ पदार्थों को नहीं आने जाने देती, उनकी गति को रोक देती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम कहेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट करके ही पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है, बाकियों को रोक देती है। वर्णात्मक परागम्य बोलते हैं इसको, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली, ठीक है। और ये जो चीजें अंदर बाहर आ जा सकती हैं, कोशिका झिल्ली के भित्ति की बात नहीं अभी हम करेंगे, झिल्ली की बात करेंगे। झिल्ली को कहते हैं वर्णात्मक परागम्य झिल्ली, ठीक है।
और यहाँ ध्यान दो, ये जो सेल की मेम्ब्रेन है, इनसे होकर क्या देखिए, अंदर सेल के अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, यहाँ यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो बाहर चली जाती है। फेफड़ों से ऑक्सीजन आ रही है या एयर के अंदर ऑक्सीजन है, तो वहां पे ज्यादा मात्रा में है, सेल के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर गई, अंदर फिर बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है और इसके अंदर बहुत ज्यादा बन गई, तो ये अंदर से बाहर जाएगी। यहाँ उल्टा था, यहाँ बाहर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर कम थी, तो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही हैं, यहाँ सेल के अंदर बाहर। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये इनको आने जाने देती है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है, इसे हम विसरण कहते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन वगैरह गैसेस वगैरह जाती हैं अपनी उच्च सांद्रता से निम्न की ओर, तो इसे विसरण प्रक्रिया कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन। और जब वाटर अंदर जाता है सेल के या सेल से बाहर आता है, तो वाटर को अंदर बाहर आने जाने के लिए यहाँ पर झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को झिल्ली की जरूरत वैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन वाटर को अगर अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर में जाना है, तो इसको झिल्ली की आवश्यकता होती है। और ये विशेष प्रकार की एक विसरण प्रक्रिया है, जिसे हम ऑस्मोसिस यानी परासरण कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो दो प्रक्रियाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन यानी गैसेस का विनिमय सेल के अंदर विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें गैसेस अपनी उच्च सांद्रता से निम्न की ओर जाएगी, और वाटर जो है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर झिल्ली को क्रॉस करके जाएगा, बिना झिल्ली के नहीं जा सकता ये। परागम्य झिल्ली को पार करके अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, जिसे परासरण कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी आता है कि कोशिका के अंदर गैसों का विनिमय और जल का विनिमय कैसे होता है। तो आपने बताया गैसों का विनिमय किससे हो रहा है, विसरण प्रक्रिया द्वारा, और जल का परासरण प्रक्रिया द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। दो प्रक्रियाएं हैं, विसरण और परासरण। ये दोनों के बीच अंतर क्या है, हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। पहले आप इसको अच्छे से समझ लो। अगले वीडियो को तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय।